गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केंद्रीय बैंक इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है साख का नियमन एवं नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। साख क्या है, साख निर्माण कैसे होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के मौद्रिक एवं बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बैंकों को नियंत्रित करती है, निर्देश देती है और जो मुद्रा की मात्रा है वो किस मात्रा में मुद्रा निर्गमित हो या इसका भी बैंक को एकाधिकार है मुद्रा को छापने का, करेंसी निर्गमन का, और मुद्रा की मात्रा को भी वो अपने पॉलिसीज़ के द्वारा कंट्रोल में रखती है। देश में मुद्रा की पूर्ति के परिमाण और साख की मात्रा, परिमाण का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, और साख की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने का कार्य केंद्रीय बैंक का होता है। देश में मुद्रा की कुल मात्रा और उसका चलन वेग प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की स्फीति और मुद्रा संकुचन को प्रभावित करता है। चलन वेग के बारे में हमने पिछले सेमेस्टर में बात की थी जब हम मुद्रास्फीति पढ़ रहे थे। मुद्रा का चलन वेग वो है कि अगर एक निश्चित कोई भी 5 रुपीज़ का अगर हम कॉइन ले तो वो कॉइन कितनी बार हाथ बदलता है, कितने ट्रांजैक्शंस वो जनरेट करता है, उसको हम कहते हैं मुद्रा का चलन वेग। उदाहरण के लिए यदि 5 रुपीज़ से कैंटीन वाले से चाय ली जाए तो वहाँ पहला उसने हाथ बदला, अपने मालिक जो जिसके पास 5 रुपये थे उससे वो कैंटीन वाले के पास गया। कैंटीन वाला यदि अदरक खरीदता है उस 5 रुपये की तो वो सब्ज़ी वाले के पास गया, सब्ज़ी वाले वो 5 रुपये अपने बच्चे को दे देता है पेंसिल खरीदने के लिए, तो वो 5 रुपये सब्ज़ी वाले से दुकानदार के पास जाएंगे जो पेंसिल बेच रहा है। तो इस तरह से वो 5 रुपये कितनी बार हाथ बदल रहा है, कितनी बार उसने ट्रांजैक्शन जनरेट किया। तो यहाँ उस 5 रुपये ने पहले चाय का ट्रांजैक्शन, फिर अदरक का ट्रांजैक्शन और फिर पेंसिल का ट्रांजैक्शन जनरेट किया, तो 5 रुपये से कुल 3 अलग अलग ट्रांजैक्शंस जनरेट हुए। तो ये है उसका चलन वेग, कितने गति से वो घूम रहा है। तो ये वो दो चीज़ें हैं जो मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन को प्रभावित करती है। आर्थिक विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। साख का विस्तार या संकुचन करने के लिए केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का उपयोग करता है, जिसे हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो साख यानी कि क्रेडिट का विस्तार करना है या उसका संकुचन करना है। तो विस्तार करना है या संकुचन करना है ये किस पर डिपेंडेंट होता है, ये उस देश में किस तरह की आर्थिक स्थिति है उस पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि मुद्रास्फीति का समय यदि चल रहा है, कीमतें लगातार बढ़ रही है, लोगों के पास मुद्रा की आपूर्ति अधिक है, तो साख का संकुचन करना है, क्योंकि साख भी मांग को बढ़ाने का काम करती है, क्रेडिट भी मांग को बढ़ाने का काम करती है, और इस परिस्थिति में मुद्रा या साख का संकुचन होगा। इसके विपरीत अगर अपस्फीति की परिस्थिति अर्थव्यवस्था में चल रही है तो वहाँ पर साख का विस्तार करने की मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी। केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य साख नियंत्रण है। व्यापारिक बैंक की साख निर्माण क्षमता को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। देश में कीमत स्तर को स्थिर करना अर्थात मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन जैसी अस्थिरता को दूर करना केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है। तो मूल्यों की स्थिरता रखना ये केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है। मुद्रास्फीति या संकुचन इस तरह की परिस्थितियों को न आने देना। इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमय दर को स्थिर करना, आर्थिक वृद्धि और देश के व्यापार में अनुकूल साख की मात्रा उपलब्ध कराना आदि। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कि इस साख का नियंत्रण कैसे होता है। तो यहाँ पर 2 मेथड्स है
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी कि गुणात्मक क्वांटिटेटिव मेथड्स। इस मेथड से जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है वो साख की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, और जो क्वालिटेटिव मेथड्स है वो ये कंट्रोल करते हैं कि साख अर्थव्यवस्था या क्रेडिट कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से वो जनरेट हो रहा है, किस सेक्टर में क्रेडिट जा रहा है। ये है क्वालिटेटिव मेथड्स। पर अभी हम क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक उपायों को पढ़ रहे हैं। इन उपायों को अपनाने से प्रत्यक्ष रूप से कुल साख की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। अब ये मात्रात्मक उपाय क्या है या परिमाणात्मक उपाय क्या है, ये हम पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है बैंक रेट या बैंक दर। बैंक दर केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का सर्वाधिक प्रचलित उपाय है। बैंक दर क्या है? इसका उपयोग कर केंद्रीय बैंक अपने अधीनस्थों बैंकों की ऋण देने की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बैंक दर वह है जिस दर पर केंद्रीय बैंक अपने व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाता है। ध्यान दीजिए, बैंक दर वह है जिस दर पर केंद्रीय बैंक अपने व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। आगे और भी है जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो ये वो दर है जिससे केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। इससे साख कैसे नियंत्रित होता है? तो देखिए, ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक रेट। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, इसको बढ़ा करके 10% कर दिया जाए, तो क्या होगा? जो व्यापारिक बैंक है वो जब केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं तो उन्हें वो ऋण महंगा मिलेगा, मतलब कि 10% की बैंक दर से वो ऋण उन्हें प्राप्त होगा। और जब ऋण प्राप्त करके व्यावसायिक बैंक आगे कार्य करती है अपने ग्राहकों को ऋण देने का, तो यहाँ पर वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से ज़्यादा लगाएगी। मतलब कि अल्टीमेटली जो ग्राहक है उसके लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है। जब ऋण लेना महंगा हो जाता है तो वो ऋण न लेने की ओर या वो ऋण लेना टालने की कोशिश करता है। और जब ग्राहक ऋण नहीं लेगा तो साख का निर्माण अपने आप कम हो जाएगा। इसके विपरीत अगर ये बैंक दर 10 रुपये से घटाकर 10% से घटाकर 5% या 7% कर दी जाए, तो केंद्रीय बैंकों को व्यावसायिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से ऋण लेना सस्ता हो जाता है, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अब घट गया है। और क्योंकि उनको वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण मिलता है केंद्रीय बैंक से, वो जब अपने ग्राहकों को ऋण देंगे तो वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसका मतलब कि जहां पहले ग्राहक को ऋण के लिए 12% व्यापारिक बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता था, वही जब केंद्रीय बैंक से व्यापारिक बैंक को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो व्यापारिक बैंक अपने ग्राहक से 7% लेगी या 8% लेगी, जो 12% से काफ़ी कम है। इसका मतलब अब ग्राहक को ऋण लेना सस्ता हो गया है और ग्राहक ऋण अधिक मात्रा में लेगा। इसका मतलब कि साख निर्माण बढ़ेगा। आगे, बैंक दर वह दर है जिस पर सेंट्रल बैंक व्यापारिक बैंकों के विनिमय बिलों की पुनर्कटौती करती है। भारत में यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। जब देश में साख की मात्रा कम होती है तब सेंट्रल बैंक दर को बढ़ा देती है जिससे व्यापारिक बैंक के लिए ऋण महंगे हो जाते हैं। तो ये इस तरह से बैंक दर का काम चलता है। अब है खुले बाजार की क्रियाएं, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस।
तो इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने या बेचने का काम करती है। अब कैसा है कि यदि अर्थव्यवस्था में साख का नियमन करना है, आरबीआई सिक्योरिटीज़ को बाय करती है और सेल करती है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। एक तरफ है आरबीआई और एक तरफ है अन्य बैंक। जब आरबीआई सिक्योरिटीज़ को खरीदती है तो दो चीज़ें होती है। एक ट्रांजैक्शन है जिसमें सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है। आरबीआई सिक्योरिटीज़ को खरीद रहा है, मतलब कि वो सिक्योरिटीज़ बैंक से जा कर के आरबीआई के पास जा रही है और आरबीआई से पैसे निकल कर के बैंक के पास जा रहे हैं। इसका मतलब कि बैंक के पास मुद्रा आ गई है और अब बैंक के पास मुद्रा आई है, इसका मतलब बैंक इस मुद्रा के आधार पर और साख का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी ये डिमांड करती है कि क्रेडिट का विस्तार होना चाहिए, साख का विस्तार होना चाहिए, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ को खरीदता है। इसके विपरीत जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ को बेचता है, सिक्योरिटीज़ को बेच रहा है, मतलब सिक्योरिटीज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से खरीदने वाले बैंक या कस्टमर के पास जा रही है और कैश उस बैंक से या कस्टमर से निकल के आरबीआई के पास आ रहा है। बैंक के पास कैश की अमाउंट कम हो रही है, इसका मतलब बैंक का क्रेडिट क्रिएशन अब कंट्रोल हो गया। बैंक क्योंकि बैंक के पास कैश ही नहीं है, प्राइमरी डिपॉजिट्स ही नहीं है, वो आगे साख का निर्माण नहीं कर सकती है। तो जब अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा कम करनी है तो सेंट्रल बैंक अपने पास संचित प्रतिभूतियों को वाणिज्यिक बैंकों को बेचना शुरू कर देती है, जिससे उनके पास नकद कोषों में कमी आती है और साख की मात्रा घटती है। इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू कर देती है तो बैंकों के पास नकद कोषों में वृद्धि होती है। नकद कोष अनुपात व वैधानिक तरल अनुपात में परिवर्तन, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बैंक के पास कितना पैसा है, कितनी मुद्रा है, इसको कंट्रोल करते हैं। और ये है नकद कोष अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और वैधानिक तरल अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये क्या है ये हम पढ़ते हैं। शुरू में हमने पढ़ा था कि हर व्यावसायिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत तरल स्वरूप में यानी कि धनराशि के रूप में रखना अनिवार्य है। इसे हम वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। व्यापारिक बैंकों द्वारा अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात धनराशि के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। इसी प्रकार बैंकिंग विधान के अनुसार बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित अनुपात अपने पास तरल या नकद के रूप में रखना अनिवार्य है, जिसे नकद कोष अनुपात या CRR कहते हैं। अब इन दोनों के बीच का फ़र्क समझिए। SLR यानी कि कुल जमाओं का वो अनुपात जो धनराशि के रूप में तरल स्वरूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना है, वो है SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। और कुल संपत्ति का निश्चित अनुपात जो तरल स्वरूप में बैंक को खुद के पास रखना है, अपने पास रखना है नकद स्वरूप में, वो है CRR या नकद कोष अनुपात। तो SLR जो आरबीआई के पास रखा जाएगा और CRR जो बैंक तरल स्वरूप में अपने पास खुद के पास रखेगी। अब होता क्या है, चाहे वो SLR हो या CRR हो, जब इस रेट को बढ़ा दिया जाता है, तो बैंक के पास जो प्राइमरी डिपॉजिट्स है या जो कुल जमा है वो कम हो जाती है। और जब कुल जमाएं कम हो जाएगी
तो बैंक के साख निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके विपरीत यदि एसएलआर और सीआरआर को घटा दिया जाए तो बैंक के पास अधिक मात्रा में कुल जमाएं उपलब्ध होंगी और बैंक अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकेगी। तो अर्थव्यवस्था में किस तरह की परिस्थिति है उसके अनुसार एसएलआर और सीआरआर को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। गुणात्मक उपाय हम अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। थैंक यू गर्ल्स, बाय बाय।